गतिविधियों को लेकर एसओपी जारी की गई है। आपको बताएं, फिर से खेल गतिविधियां शुरू होंगी। नई एसओपी आ चुकी है। 50% क्षमता के हिसाब से ही ये इजाजत मिली है। 65 साल से ऊपर के लोगों को ग्राउंड में आने की इजाजत अभी नहीं दी गई है। जिला टास्क फोर्स कमेटी को भी बनाया गया, उनका गठन किया गया है। सिर्फ स्थानीय खिलाड़ियों को ही ग्राउंड में एंट्री की इजाजत होगी। अभी प्रदेश में स्विमिंग पूल नहीं खोले जाएंगे, लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। ये बड़ी खबर है। स्विमिंग पूल तो नहीं खोले जाएंगे, लेकिन इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जितने भी जरूरी संस्थान हैं, जरूरी जगहें हैं, उन्हें खोला जाएगा। स्टेडियम खोला जाएगा और स्टूडेंट्स को, तमाम खिलाड़ियों को एंट्री मिल सकेगी, लेकिन 50% क्षमता के साथ, कोविड के नियमों के साथ। तो चलिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा का और उनसे जानकारी लेते हैं। रवि, देखिए, स्कूल के लिए ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और अब बारी है स्पोर्ट्स की। तमाम खिलाड़ी लंबे अरसे से इसी इंतजार में थे। कितनी बड़ी खबर है उन तमाम खिलाड़ियों के लिए ये? बिल्कुल स्नेहलता, देखिए, स्पोर्ट्स लवर के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार एक लंबे समय से कोरोना की वजह से स्पोर्ट्स की जितनी भी गतिविधियां हैं वो पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई थी। लेकिन अब सरकार की ओर से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। हालांकि जो कोविड की अभी परिस्थितियां हैं वो सामान्य हुई हैं और कोविड पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। इसी को देखते हुए जैसे कि जो स्विमिंग है, यानी कि तैराकी वाली जो स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ हैं, उनको पर अभी प्रतिबंध लगाया गया है और इसके लिए अलग से एक एसओपी जारी होगी। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें जो खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है और अब तमाम स्पोर्ट्स की जो गतिविधियाँ हैं वो शुरू हो जाएंगी, क्योंकि स्कूल भी खुलने का आपने जिक्र किया है, तो वहां पर भी जो व्यायाम की कक्षाएं हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ ही कोविड गाइडलाइंस का पालन पूरी तरीके से करना होगा। इसके लिए टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, जो इन सब चीज़ों पर निगरानी रखेंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि लंबे समय से स्पोर्ट्स कॉलेज, ये तमाम गतिविधियाँ पूरी तरीके से ठप थी और जो स्पोर्ट्स लवर हैं वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि तमाम स्पोर्ट्स गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। लेकिन कोविड नियमों का पालन करना होगा। जैसे कि अगर हम बताएं उदाहरण के तौर पर कि अलग अलग जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी एक जगह पर पहुंचेंगे तो उनको एक ही कमरे में नहीं रखा जाएगा, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका उल्लंघन ना हो। किसी भी स्पोर्ट्स में कोई भी खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव आता है तो वहां पर उस स्पोर्ट्स के उस एरिया को सील किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं और इसके साथ ही जो तैराकी है उस पर फिलहाल अभी प्रतिबंध लगाया गया है। स्विमिंग पूल बंद है, उसके लिए अलग से एसओपी सरकार जारी करेगी। जी सुनीता। बिल्कुल, और सिर्फ स्थानीय खिलाड़ियों के लिए ये सारी सुविधाएं हैं। रवि, और किस तरीके की जानकारी इस गाइडलाइन से जुड़ी, जरा वो भी साझा कीजिए। जी बिल्कुल स्नेहलता, देखिए, स्थानीय जो खिलाड़ी हैं उनके लिए ही ये गतिविधियां शुरू की गई हैं। अभी जो बाहरी राज्य हैं वहां से स्पोर्ट्स के जो अलग राज्यों के साथ जो भी खेल होते हैं उन खेलों पर अभी प्रतिबंध रहेगा। लेकिन जो स्थानीय खिलाड़ी हैं वो इन खेलों को खेल पाएंगे। बाहरी राज्यों के खिलाड़ी उत्तराखंड अभी नहीं पहुंच पाएंगे। कोई बड़ा आयोजन नहीं होगा। खेलों में भी कई खेल ऐसे हैं जिसमें जो है तमाम चीज़ें हैं जिन पर जो है बहुत सुरक्षा के लिहाज से उनको करना होगा। ऐसे में तमाम जो खिलाड़ी पहुंचेंगे उनको मास्क पहनना ज़रूरी होगा। इसके साथ ही हैंड सैनिटाइजेशन का भी काम किया जाएगा। जिस कमरे में खिलाड़ी बैठे होंगे उस कमरे को भी पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा और जो भी खेल खत्म होंगे वहाँ पर जो भी जितना भी एरिया है उसको भी सैनिटाइज किया जाएगा। एक टास्क फोर्स रहेगी जो टास्क को पूरी तरीके से नजर रखेगी। आज़ादी मिली है वो एक जिम्मेदारी के साथ मिली है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना और करवाना दोनों बेहद जरूरी है। आप हमारे साथ बने रहिए और हम रुख करते हैं अगली खबर का, जहां कोरोना महामारी के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि उत्तराखंड में कल से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जा रहे हैं, जबकि 6ठी से 8वीं तक के स्कूल 16 अगस्त से खुलेंगे। ये जानकारी है। राज्य में स्कूल कोविड-19 महामारी के कारण लंबे समय से बंद है। सभी स्कूलों से कहा गया है कि अपने परिसर को अच्छी तरह से सैनिटाइज करें। एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, ये तमाम चीजों का ध्यान रखें और तभी स्टूडेंट्स को एंटर करने दें। स्कूलों से यह भी कहा गया है कि छात्रों को ऑफलाइन कक्षाओं के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। उन्हें ऑनलाइन क्लासेस के ऑप्शन विकल्प दिए ही जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन उपस्थिति का विकल्प उनके पास रहेगा। तो जो उनकी मर्जी, जो उनकी सहूलियत होगी, उसके हिसाब से वो उसे चुन सकते हैं। जो छात्र अपनी कक्षाओं में शामिल होने के लिए स्कूल आते हैं, उन्हें ऐसा करने के लिए अपने माता पिता, अभिभावकों की सहमति लेनी होगी। तो कुल मिलाकर स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन कोविड गाइडलाइन को फॉलो करते हुए और ऑनलाइन ऑप्शन रखते हुए। तो स्कूल खोले जाने को लेकर हरिद्वार के स्कूल की तरफ से भी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। स्कूलों के प्रबंधकों का कहना है कि सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा।
प्रशासन का भी कहना है कि स्कूलों से कहा गया है कि किसी भी तरह से कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। द्वारा जो है 2 तारीख से विद्यालय जो खोले जा रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में हमने जो है अपने विद्यालय की साफ सफाई, सैनिटाइज और कमरों के अंदर जो है फर्नीचर की जो व्यवस्था है वो सोशल डिस्टेंस के अनुसार की है और अधिकतर पूरी कर ही ली गई है, जिससे कि आने वाले बच्चों को जो है कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा का, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। रवि, एक तरफ बच्चे अपने बस्ते को संभाल रहे होंगे, किताबें रख रहे होंगे, कल उन्हें स्कूल जाना है, और दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से तमाम स्कूलों पर भी ये जिम्मेदारी है कि सैनिटाइजेशन से तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है, कितने तैयार हैं स्कूल? बिल्कुल स्नेहलता, देखिए कल से एक बहुत अच्छी खबर उन छात्र छात्राओं के लिए है जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे कि स्कूल खुलेगा और कब वो स्कूल जाएंगे। तो कल से कक्षा 9 से 12वीं तक के उत्तराखंड में स्कूलों को खोल दिया जाएगा और सभी छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। इसमें यह भी है कि ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू रखी जाएंगी। अगर कोई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते तो उन बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी बंद नहीं होंगी। इसके अलावा क्योंकि पहले 6वीं से 12वीं तक की सभी कक्षाओं को सुचारू करने की बात चली थी, लेकिन अभी फिलहाल कोविड को देखते हुए कक्षा 6 से 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं उनको नहीं खोला जाएगा, लेकिन संभवतः 16 अगस्त से वो कक्षाएं भी सुचारू हो जाएंगी। तो एक बहुत अच्छी खबर है सब तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो लंबे वक्त से इसका इंतजार कर रहे थे। जहां तक कोरोना का विषय है, क्योंकि आज भी 24 घंटों की बात करें तो 22 मामले सामने आए हैं, जिसमें 5 मामले देहरादून और ऐसे ही एक और 2 मामले कुछ अन्य जिलों से भी सामने आए हैं। कोविड जरूर कम हुआ है लेकिन खतरा बरकरार है और ऐसे में तमाम स्कूल जो प्रबंधन है उसको ये कहा गया है, निर्देशित किया गया है शासन की ओर से कि वो अपनी पुख्ता तैयारियां रखें। पुख्ता तैयारियों में प्रत्येक बच्चे को मास्क पहनना जरूरी होगा, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी क्लास में बनाई जाएगी और इसके साथ ही जब भी एक कक्षा पूरी होगी उसके बाद उसको फुली सैनिटाइज किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके का कोई संक्रमण ना हो। इसके अलावा कोई बच्चा अगर कोविड पॉजिटिव आता है, इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं तो स्कूल प्रशासन को इसकी तुरंत सूचना नियर स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी और उसका टेस्ट भी कराना होगा। ऐसे में अगर कोई बच्चा पॉजिटिव आ जाए तो उस कक्षा को भी सील किया जाएगा और तमाम एहतियातन जो भी कदम उठा सकते हैं वो कदम जो है उठाए जाएंगे। तो पूरी तरीके से तैयारियां हैं। अभी कक्षा 9 से 12वीं तक की जो कक्षाएं सुचारू हो जाएंगी। इसके लिए एक जिम्मेदार अधिकारी जो है प्रत्येक स्कूलों में नियुक्त किए जाएंगे जो इन तमाम चीजों पर नजर रखेंगे। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी हर किसी की होगी क्योंकि कोरोना से मुक्ति नहीं मिली है और इस बात की तस्दीक हमारी अगली खबर भी करती है। बहरहाल रवि, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना अपडेट क्या है ये आपको बता देते हैं। आज कोरोना के 22 नए मामले सामने आए हैं और 45 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं, घर जा चुके हैं। कुल एक्टिव केसेस की संख्या है 609। इन आंकड़ों को देखिए और समझिए कि कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है, कम है, नियंत्रण में है, लेकिन ये नियंत्रण किस वजह से आया है ये भी हम आप जानते हैं। तो आज की कोरोना अपडेट आपके सामने है। 22 नए केसेस सामने आए हैं, 609 एक्टिव केसेस कुल प्रदेश में इस वक्त हैं और 45 लोग कोरोना को मात देकर घर वापसी कर चुके हैं। तो उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ी दरकने का एक बेहद खतरनाक वीडियो सामने आया है। डबरानी पुल के पास पहाड़ी से मलबा हाईवे पर आ गिरता है। यहां गनीमत ये रही कि मलबा गिरने से किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई। पहाड़ में अचानक हुई हलचल। देखते ही देखते दरकने लगी पहाड़ी। आज तो लगता है कि कुदरत का मूड बिगड़ा हुआ है। पहाड़ से हलचल होती है, फिर धूल का बड़ा सा गुबार उठता है और मलबा नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। ये वीडियो उत्तरकाशी के डाबरानी का बताया जा रहा है। गंगोत्री नेशनल हाईवे के पास पहाड़ी में अचानक हलचल होती है और बड़ी मात्रा में मलबा नीचे की तरफ गिरने लगता है। मौके पर मौजूद एक शख्स लोगों को आगाह कर रहा है। ओह माय गॉड, पूरा चट्टान, पूरी पहाड़ी है जो। भागो! ओ भागो! ओह माय गॉड! जिस जगह पर यह घटना हुई उसके ठीक नीचे पुलिस चौकी और होटल है। गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
इस जगह से नेशनल हाईवे भी गुजर रहा है, इसलिए मांग उठ रही है कि प्रशासन को पहाड़ी के ऊपर टीम को भेजकर मौजूदा स्थिति का मुआयना करवाना चाहिए। बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ है जिससे सभी लोग वर्तमान समय में सुरक्षित है, होटल सुरक्षित है और ये नेशनल हाईवे भी सुरक्षित है और ये ब्रिज है, जो पुल है, ये भी सुरक्षित है। बहुत भयावह दृश्य था उस दौरान। ये तस्वीर जिस किसी ने भी देखी उसके रोंगटे खड़े हो गए। गनीमत रही कि घटना के समय कोई राहगीर यहाँ से गुजर नहीं रहा था, वरना नुकसान कहीं ज्यादा होता। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्बीर सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। पूरा चट्टान, पूरी पहाड़ी है जो घबराने में ये पूरा टूट गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बताएं, लगातार बारिश से इलाकों में परेशानी है, तनाव की स्थिति है, लेकिन कुमाऊं के पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और गढ़वाल के पौड़ी इलाके समेत देहरादून के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। ये बारिश 5 अगस्त तक जारी रहेगी, जबकि 2 और 3 अगस्त को कुमाऊं के कुछ इलाकों में ज्यादा से ज्यादा बारिश की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं 4 और 5 अगस्त को गढ़वाल के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। तारीख से लेके 5 तारीख तक की बात करें तो जो मौसम की एक्टिविटी वो बढ़ेगी, बारिश की एक्टिविटी वो बढ़ेगी। अनेक जगहों से लेकर ज़्यादातर जगहों में जो है आपको हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी और साथ में जो भारी या बहुत भारी बारिश है वो भी आपको जो है इस दौरान 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक वो मिलने वाली है। इसमें अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो 2 और 3 में ज़्यादा संभावना जो कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें रहेगी 2 और 3 तारीख में, लेकिन उसके बाद जो 4 और 5 में तो जो एक्टिविटी वो शिफ्ट होकर जो गढ़वाल रीजन है उसमें ज़्यादा फिर आएगी। और उधर बागेश्वर डीएम ने आपदा के लिहाज से कई इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भूस्खलन से बंद पड़े मार्गों का भी निरीक्षण किया। डीएम ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सभी मार्गों को खोल दिया जाना चाहिए। इसके लिए जितनी जरूरी चीजें हैं, जितने जरूरी प्रयास हैं, वो शुरू कर दिए जाएं। यही डायरेक्शंस दिए हैं कि जो हमारी कोई भी रोड अगर आपदा के कारण अवरुद्ध हो जाती है तो उसको तत्काल जेसीबी के माध्यम से मलबा हटाकर उसको सुचारू कर दिया जाए और ये जो पुलिया वगैरह में जो अबेटमेंट क्षतिग्रस्त हो गया है इसका भी जो कार्य है तत्काल जो है इमीडिएट नेचर ऑफ वर्क है वो उसको करवा के इसको व्हीकल को यहाँ से पास कर दिया जाए। पूर्व सीएम हरीश रावत और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी सोशल मीडिया पर आमने सामने आ गए। पूर्व सीएम हरीश रावत के फेसबुक पोस्ट पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पलटवार किया है। बलूनी ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण के सहारे अपना खोया अस्तित्व बचाने में जुटी है। दरअसल हुआ यूं, पूर्व सीएम हरीश रावत ने फेसबुक पर टोपी लगाए भाजपा नेता के फोटो को शेयर किया। इस पर कैप्शन लिखते हैं कि जब भाजपा नेता टोपी पहनते तो कोई सवाल नहीं उठाता और जब मैं लगाता हूं तो मौलाना हो जाता हूं। और इसी पोस्ट पर अब अनिल बलूनी ने पलटवार किया है। 2022 के चुनाव का, विधानसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, उत्तराखंड में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अभी तक तो कांग्रेस ही भाजपा सरकार की कमियां गिना रही थी, अब आम आदमी पार्टी भी सरकार पर हमलावर है। पिछली बार एक हिंदुत्व की भावना पैदा की गई और उसमें ये करीब 80% अपर कास्ट आबादी वाला उत्तराखंड भी बह गया, मगर लोगों ने अब हकीकत देख ली है। जब हकीकत देख ली है भाजपाई जन्नत की, तो अब लोग जो है वास्तविकता की ओर लौटना चाहते हैं। 2022 का चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी, उत्तराखंड की जनता लड़ेगी। कांग्रेस उसकी बेनिफिशियरी होगी, ये मैं कह सकता। हम कभी सोच नहीं सकते थे हमारा जैसे राज्य एक ही साल में 3-3 मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति दे सकता है। आज उन मेडिकल कॉलेज के लिए काम शुरू हो गया है। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि इतने बड़ा हाईवे का निर्माण कोई राज्य अपने संसाधनों से कर सकता है, लेकिन राज्य सरकार के सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से हम उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। रेलवे का काम हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज पहली बार किसानों की इनकम दुगुनी हो, 0% पर ऋण की उपलब्धता हम करा रहे हैं। हर किसान के अकाउंट में 6-6 हज़ार रुपये किसान सम्मान निधि लगातार निरंतर जा रही है। उत्तराखंड में जहाँ पे कि सारा जल जंगल ज़मीन हमारी होती है
और उसको ना हम खाली चौकीदार बन के बैठे हुए हैं, उसका यूटिलाइजेशन कहीं और हो रहा है। तो ये तो वो वाले कॉमन मुद्दे हैं जिसपे कि आम आदमी पार्टी आतुर होकर के नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी को लोग आतुरता से देख रहे हैं कि कब आएगी। कांग्रेस और बीजेपी दो पार्टी है। बीजेपी आज पावर में है, कांग्रेस उसके विपक्ष में बैठी है। बीजेपी काम करती है, कांग्रेस उनके काम को चेक करने की जगह बीजेपी और कांग्रेस दोनों आज आम आदमी पार्टी को चेक कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में भू कानून को लेकर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि 2022 में उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वो हिमाचल से भी बेहतर भू कानून प्रदेश में लेकर आएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने भू कानून में बदलाव करके बड़े भू माफियाओं को पनाह दे दी है। चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव सरकार के अधीन होते हैं और सरकार के मंशा के अनुरूप काम करते हैं, तो हमारा उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगली बात, पहले तो हमारे संघर्ष के फलस्वरूप ये सरकार उस कानून को वापस लेगी, और अगर नहीं लेगी तो जिस दिन भी हमारी सरकार आएगी, हमारी पहली कैबिनेट बैठक में इस कानून के निरस्तीकरण का प्रस्ताव आएगा जो सर्वसम्मति से पास किया जाए। 2022 का चुनाव करीब आ गया है, इसीलिए आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। 2017 में एक स्थिर सरकार का वादा करके भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत लिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी करनी से उस जनादेश का अपमान किया है उत्तराखंड में, और लगातार मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री दिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से युवाओं का और प्रदेश की जनता का मोह भंग हो चुका है। युवा खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। नाबालिग के साथ बलात्कार करके फरार होने वाले आरोपी को देहरादून पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मुनाजिर बलात्कार के मुकदमे में 2017 से फरार था। वो पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। पुलिस से छिपने के लिए उसने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड भी बनवा रखे थे। ये मुनाजिर पुत्र शब्बीर है जो कि 2015 के पटेल नगर थाना क्षेत्र के एक मुकदमे में जेल गया था, और वहाँ से फिर जेल से ये पैरोल पे 2017 में फरार हो गया था। उसके पश्चात जब ये वापस नहीं आया और इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई तो इस पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। ये पूरे देश में घूमता रहा, इस बीच मजदूरी करता रहा नाम बदल बदल के, लेकिन अंततः ये मुंबई ठाणे से इसको गिरफ्तार किया गया है। वहाँ से इसको ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ लाया गया। और भारत को विश्व पटल पर सदैव गौरवान्वित करने वाली देश की बेटी कांस्य पदक हासिल करके एक बार फिर से हमारा मान बढ़ाती हुई नजर आ रही है। ये ट्वीट किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। मैं भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो सीएम ने बेटी के लिए ये ट्वीट किया है। ओलंपिक खेलों में जिस तरीके से देश का नाम रोशन कर रही हैं बेटियां, उनका जिक्र करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये ट्वीट, और उन्होंने बाबा केदार से ये कामना की है कि उनका भविष्य उज्जवल हो।